नमस्कार। मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कहते हैं कि सरकारी नौकरी आसान नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी है ही नहीं, ये बार बार कहा जाता है। और ये कहना नौकरियों के अवसरों के कम होने की बात को दर्शाता है, यानी कि बेरोजगारी है। मगर एक बात और भी कही जाती है कि देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, यानी कि स्थान है, जगह है, काबिलियत चाहिए। और ऐसी काबिलियत, ऐसी योग्यता, ऐसी मेधा, ऐसी प्रतिभा जिनमें हो, उनके लिए अवसरों की कमी नहीं होती है। ऐसे ही एक अधिकारी है, आईएएस है, लेकिन उनका सफर, उनकी मंजिल आसान नहीं थी। वो आईएएस बने, आईएएस से पहले यानी कि उनका सफर एक इंजीनियर से, एक टेक्नोक्रेट से ब्यूरोक्रेट तक का कैसे रहा। आईईएस जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, आईपीएस जो देश की दूसरे नंबर की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा जो पुलिस की होती है, और टॉप ब्यूरोक्रेट जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2018 बैच के आईएएस हैं मनीष कुमार साहब। इस वक्त चंपावत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। लगातार सफलता उनका साथ देते रही, सफलता का सफर वो करते रहे, लेकिन सफलता का जो शिखर है यूं ही नहीं मिला। उसके लिए क्या मेहनत करी, किस तरह की रणनीति बनाई, किन परिस्थितियों को फेस करना पड़ा, किन चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ा, और इतनी कठिन परीक्षाएं, एक नहीं, एक के बाद कई कई परीक्षाएं, सफल होने की क्या उनके मंत्र थे, ये क्योंकि आज के नौजवानों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उस रास्ते चलना चाहिए। इसलिए इन मसलों पर सीधे सफलता का शिखर चूमने वाले मनीष कुमार साहब से बात करते हैं। और स्वागत है सर आपका। आपकी सफलता की जो श्रृंखला है वो कदम दर कदम है, आसान नहीं होता है लगातार सफल होना, और सफलता के पीछे की जो मेहनत होती है कम दिखती है। वो बुनियाद क्या थी जिस पर आपने इतना ऊंचा, इतना भव्य महल बनाया कामयाबी का? ये अपने बारे में, आप कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, किन परिस्थितियों में आपने कैसे कैसे पढ़ाई करी, और पढ़ाई से नौकरी पाना, इंजीनियरिंग सर्विस से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तक के सफर में कहाँ अड़चने आई, और उन व्यवधानों को कैसे पार किया? पहले तो आप सभी के, आपके जो दर्शक हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आपने अभी पूछा, मेरा जो जन्म है वो कुशीनगर में हुआ। मेरी माता जी जो हैं वो बिहार की हैं, गोपालगंज की हैं। तो मैं जन्म से ही, बचपन से ही माता जी के साथ पटना में रहा। मेरे नाना जी पटना में काम करते थे, तो वहाँ मैंने पढ़ाई की। 10वीं और 12वीं मैंने बिहार बोर्ड से ही किया, वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से। और उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है AIEEE का, उस समय, हमारे समय होता था, आजकल JEE मेंस हो गया है वो। तो उसके माध्यम से फिर मुझे NIT भोपाल जाने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने अपने बीटेक जो है उसको पूरा किया। उसके उपरांत मेरा वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हुआ था BHEL में। तो उसमें नोएडा में मैं डिज़ाइन विंग में कुछ दिन के लिए रहा। और उसी समय जब कॉलेज हम लोग पास कर रहे थे, तब जो टीचर्स थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि तुम्हें जो है इंजीनियरिंग सर्विस या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने फिर अपने जो माता पिता हैं, नाना जी हैं, उनसे मार्गदर्शन लिया। और उन लोगों का भी कहना था कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो बिल्कुल आपको प्रयास करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से मैंने उसी साल 2011 में मैं पास आउट हुआ। 7-11 बैच था मेरा। 11 में ही मैंने फिर अपने जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होता है उसको उसकी तैयारी शुरू कर दी। 12 में मैं पहली बार अपीयर हुआ। उसमें मेरी 21 रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक 21 थी, जिसमें मुझे भारतीय रेल सेवा मिली। और मैं सेंट्रल रेलवे बॉम्बे में कार्यरत रहा लगभग 2.5 साल के आसपास। इसके उपरांत रेलवे में रहते हुए वहाँ पे 18 माह का जो है वो प्रशिक्षण होता है। तो रेलवे में रहते हुए
मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो कॉलेज के थे और जिन्होंने सिविल सर्विसेज में भी जिनको स्थान मिला, तो उन लोगों ने भी एक प्रेरणा दिया कि अगर हम लोग जा सकते हैं तो आपको भी एक प्रयास करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि आपके माता पिता जो हैं वो एक गाइडिंग फोर्स होते हैं। मेरे नाना जी मेरे लिए हमेशा एक गाइडिंग लाइट रहे, फौज से थे, तो उनके साथ ही मैं रहा, तो उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया कि अगर ऐसी स्थिति है तो तुम्हें इसको भी देखना चाहिए, इस पर भी प्रयास करना चाहिए। तो उनकी ही प्रेरणा से फिर मैंने 2014-15 में सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिखा। 14 में भी लिखा, 14 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद 15 में मैंने एग्ज़ाम लिखा तो 15 में मेरा प्रीलिम्स हो गया। 14 में तैयारी नहीं की थी और 15 में मैंने फिर इसके लिए तैयारी सिविल सर्विसेज के लिए की। तो 15 एग्ज़ाम में मुझे ऑल इंडिया रैंक 224 आया, जिसमें मुझे आईपीएस मिला था और 16 बैच था मेरा। फिर आईपीएस, क्योंकि आपको जैसे पता है कि जो भी प्रशासनिक सेवा देता है अधिकतर लोगों का मोटिवेशन रहता है कि वो आईएएस बने। तो मैंने जो सेवा दी थी, जो एग्ज़ाम दिया था, तो क्योंकि उसमें मेरा 224 था, 100 के अंदर ही आईएएस मिलता है आपको। तो फिर मैंने दोबारा से इस एग्ज़ाम को लिखा 17 में और मेरी 84 रैंक आई। फिर मुझे आईएएस मिला और आईएएस के साथ ही उत्तराखंड कैडर मिला। अगर इंजीनियरिंग सर्विस की बात करें तो इंजीनियरिंग सर्विस को भी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, जिसमें जैसा आपको बताया 2012 में मेरी 21 रैंक आई थी और 13 में एग्ज़ाम्स जो रिज़ल्ट थे वो काफ़ी डिले हुए और एग्ज़ाम्स एक हफ़्ते पहले ही मुझे पता चला, एक हफ़्ते पहले ही रिज़ल्ट आया था और मेरी तैयारी हो गई थी। तो मैंने 13 में भी दोबारा से इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम लिखा। उसमें रिटन में मेरे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे। इंटरव्यू में चूँकि मैं पहले से सेवा में था तो उसमें इंटरव्यू में थोड़े कम रहे, बट फिर भी मेरी 14 रैंक आई थी। तो मैं रेलवे सेवा में था और सबसे अच्छी सेवा अगर हम इंजीनियरिंग सर्विस की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, तो उसमें रेलवे ही होता है जो मेरे लिए पहले से था। लेकिन मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन का वो विषय था कि मैं बार बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले रहा हूँ। और दूसरा, इंजीनियरिंग मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंजीनियरिंग रहा है और सिविल सर्विस में मैंने अपने इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल, उसी से किया है। तो एक एज रहता है हमेशा कि आपने अपने तकनीकी विषय पर आपका कमांड है, क्योंकि प्रश्न जो है वो बीटेक से ऊपर के लेवल के पूछे जाते हैं, एमटेक लेवल के भी पूछे जाते हैं। मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की क्योंकि वो एमटेक का विद्यार्थी था और अभी बीईएल में कार्यरत है। तो किसी भी परीक्षा के लिए जो है, इसमें मैं आप सभी के दर्शकों को, आपके दर्शकों को यही कहूँगा कि आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना पड़ता है। हर एग्ज़ाम आपसे अलग चीज़ें डिमांड करता है, हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है और किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए उस एग्ज़ाम के 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर देखना चाहिए, चाहे वो सीसेट का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे आपके ऑप्शनल का हो। जब आप एक बार प्रश्न को देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि हमें किस लाइन में, किस डायरेक्शन में काम करना है। और अगर आपके कोई मित्र हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो उसमें भी काफ़ी आपको सहायता मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे कॉलेज में काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने किया हुआ है, तो उनसे भी मैं परामर्श लेता था। तो एक वो रहता है और आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है, एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है उसको समझना है। एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको ज़रूर देखिए कि उसमें कई बार चीज़, जैसे सिविल सर्विस की बात करूँ तो बीटेक से अलग भी चीज़ें हैं जो सिविल सर्विसेज में पूछी जाती हैं। तो उसके लिए आपको हर चीज़ के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो उसको ये करें। और साथ ही परसिस्टेंस जो कहते हैं कि आप लगातार उस चीज़ को करते रहें, प्रयास करते रहें। एक उसमें परसिस्टेंस की भी बहुत ज़रूरत है, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अगर ये 2-3 चीज़ें अगर आपने करी हैं तो मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आप क्लियर कर सकते हो। तो सर, मतलब कौन लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जो सिविल सर्विसेज चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हो या स्टेट्स की हो, उसके लिए जाएं? कौन लोग अदर ब्रांचेज में, चाहे वो इंजीनियर, चाहे वो बैंक में, रेलवे में, जो एसएससी या दूसरे एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए क्या उनको अपना क्राइटेरिया तय करना चाहिए और तैयारी कब से करनी चाहिए? क्या इंटर के बाद करें, ग्रेजुएशन में करें? स्टडी मटेरियल कैसा हो, गाइडेंस कहाँ से लें, कोचिंग कितनी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन? तो ये जो सब, इसमें वो मिसगाइड ना हो,
गाइड उनको प्रॉपर मिले, वो कैसे होगा? देखिए, ये आपको अपना गोल खुद डिसाइड करना है। इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जो माता पिता हैं, आपके मित्र हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि, और आपको स्वयं का, आपकी अंतरात्मा ये बताती है कि मुझे, मैं किस लेवल पर जा करके काम कर सकता हूँ। आपका जैसे लक्ष्य है 12th में एनडीए करने का, तो आपको पीसीएम लेना है, तो आपको पहले डिसाइड करना होता है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो फिर आपको, जैसे आपने 12th का एग्ज़ाम कर लिया, ग्रेजुएशन में आपको अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है, तो वो 3 साल आपको लग करके उस पर काम करना है सिविल सर्विसेज के केस में, चाहे आप स्टेट पीसीएस पे बैठ रहे हो। लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल में बैठ रहे हो, उसका भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपका ग्रेजुएशन का है, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। वहाँ पे मेंस नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वहाँ पे क्विक डिसीजन करने हैं। उसके हिसाब से आपको पैटर्न, तैयारी का पैटर्न, उसमें भी आपको ग्रेजुएशन में ही काम करना है। कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं, जो मैंने बताया 10th 12th में जो हैं, उसका अलग पैटर्न है। जैसे आप अग्निवीर के लिए जा रहे हैं, तो उसमें 10th 12th का आपको जीएस आपको पता हो, आपने अपने जो फिजिकल है उस पर काम किया हो, उसके लिए बिल्कुल अलग है। तो ये तो जो स्टूडेंट है उसको डिसाइड करना। अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर जाना है या कोई और क्षेत्र आपको चुनना है, तो आपको उसमें देखना है कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे मेरे लिए इंजीनियरिंग था, तो मैंने 10th पास करने के बाद 11th 12th में इसकी तैयारी शुरू की थी। और कोचिंग, जो जैसा आपने कहा, कोचिंग अब आज के डेट में तो काफ़ी ऑप्शंस हैं हमारे, आपके पास। आप ऑनलाइन जा सकते हो। हमारे समय में ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, तो ऑनलाइन भी लोग कोचिंग ले सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में या जिस, अब तो आप जिस चैप्टर में आपको इशू है वो भी आपको उस कस्टमाइज्ड आपको हेल्प मिल जाती है। ये विद्यार्थी पे है कि वो कैसे करते हैं, किस प्रकार से और कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग वो चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं, उस पर उनका डिपेंडेंसी रहेगी। साथ ही पढ़ाई का टेन्योर, जैसे एक रहता है कि हम कितने घंटे पढ़ें, ये फिक्स नहीं है। जितने घंटे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उतने घंटे पढ़ें। सिविल सर्विस की अगर मैं बात करूं, तो आपको 2 साल का एक बैंडविड्थ चाहिए जिसमें आप पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकें। जो मिनिमम टाइम है वो 2 साल आपको लगता है, क्योंकि इसमें स्टैटिक पार्ट भी है, डायनेमिक पार्ट भी है, कई सारी चीज़ें हैं जो एक साथ चल रही होती हैं। तो इस पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। और हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, हर स्टूडेंट की चॉइस अलग है। तो जो छात्र हैं वो पहले अपने आप ये डिसाइड कर लें कि उनको किस प्रकार से जाना है। जिसमें आपको लगता है कि सबसे मैं श्योर हूँ, आप पहले उसको जा सकते हैं, और बाद में अगर कोई बड़ा लक्ष्य आपको अचीव करना है तो ये भी कर सकते हैं। दूसरे केस में अगर आपकी स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस ठीक है, फैमिली ठीक है आपकी, तो आप सीधे जो है, जैसे सिविल सर्विसेज में अगर हम पासिंग कहें तो बहुत कम रहता है, 1% से भी नीचे जो अभ्यर्थी बैठते हैं वो पास होते हैं। मात्र 1000 सीटें हैं। तो उसके लिए आपके बैक ऑफ माइंड ये रहना चाहिए कि इन केस आपका नहीं हुआ, पहले तो कितना समय डेडिकेट करें। आपको 1 साल लगाना है, 2 साल लगाना है, 4 साल लगाना है, और उसके बाद आपका जो प्लान बी है वो क्या है। तो दोनों पे काम करने की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा, जैसा मैंने आपको बताया, टाइम ड्यूरेशन आपके 2 साल का, अगर जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसके टाइम को फिक्स कर लें जब आप एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे। और आपके पढ़ने का, आपका रफ्तार इतना होना चाहिए कि आप उस जर्नी में वो सारी चीज़ों को पढ़ लें। रिवीजन आवश्यक है, और साथ ही मॉक टेस्ट करना आवश्यक है, वो देख लें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कोचिंग का चुनाव। कोचिंग आपको देखना है। पहले मैं सभी आपके दर्शकों को, जो छात्र ये देख रहे होंगे, उनसे आग्रह करूँगा कि आप कोचिंग जाने से पहले ये देख लें कि आपके विद्यालय में जो पढ़ाया गया या कॉलेज में जो पढ़ाया गया, उसमें आप कहाँ लैग कर रहे हैं। क्या उसके लिए पहले से ही मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है? अगर ऑनलाइन उपलब्ध है तो आपको निःशुल्क उपलब्ध होता है। कुछ मटेरियल जो है आपको पैसे से खरीदने पड़ते हैं। अगर निःशुल्क उपलब्ध है तो निःशुल्क वाले ऑप्शंस को आप ट्राई कर लें। और साथ ही आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ के जितने टॉपर्स हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनके राइटअप भी अब बहुत आसानी से आप कोरा पर देख सकते हो, या फिर अन्य वेबसाइट्स पे मिल जाता है। ये उसको देख करके आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। और जहाँ आपको लगे कि नहीं, आपसे नहीं हो सकता है, वहाँ पर आप फिर कोचिंग या गाइडेंस के लिए आप जो है, और पता कर लें कौन से, कहाँ पर आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। वो भी आपको जो स्टूडेंट सर्कल है वो उसमें पता चल जाता है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो आज के समय में विकल्प काफ़ी हैं, उन विकल्पों पर जाएं। दूसरा, किस एग्ज़ाम के लिए आपको बैठना है
वो डिपेंड करेगा कि आपने अपने अपने लिए क्या लक्ष्य सेट किया हुआ है। और तीसरा, जिस भी विकल्प के लिए जाएं उसको एक निश्चित समय सीमा ही रखें। आप जैसे कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें 5 साल 6 साल की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल 3 साल आप उसको डेडिकेट करें। और जैसे सिविल सर्विस में मिनिमम 2 साल, एक और अटेम्प्ट ले लीजिए, 3 साल तक आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नहीं होता है तो आप हमेशा प्लान बी रेडी रखिए। उसमें आप उसको जो ये है उसको चुन लें, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस भी बहुत मैटर करती है। अगर आप क्लास बी में हुए, लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा है, तो भी आप अच्छा कर सकते हैं अपने करियर में। तो उसको भी सभी जो आपके दर्शक हैं, छात्र हैं, उसको ध्यान में रख सकते हैं। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मुझे जो अभी तक समझ में आया है वो यही है कि आप परसिस्टेंस रहें, डिसिप्लिन रहें। आपको एक तो सब्जेक्ट पता हो, आप सिलेबस पता हो, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता हो, और साथ ही आपने सिलेबस की सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है, उसको आप ज़रूर सुनिश्चित करें और परसिस्टेंट रहें। और ये अगर ये 3-4 चीज़ें आप करेंगे तो आपके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। सर, जैसे चंपावत जिला है या उत्तराखंड में चंपावत जैसे और रिमोट या एजुकेशनली बैकवर्ड जिले जहाँ रूरल एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ जब बच्चा इंटर या ग्रेजुएशन वगैरह वो कर रहा है, तो विद्यालयों में उनको हायर एजुकेशन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी अवॉइड किया जाए, ये कैसे होगा और वो अपनी वो दिशा समझ सके, वो मिस मतलब गलत दिशा में ना जाए जिन परीक्षाओं के लिए वो नेचुरल रूप से ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह की कोई काउंसलिंग का मेथड, इस तरह की गाइडेंस का मेथड, और साथ में लाइब्रेरी जो आप भी प्रयास कर रहे हैं उसको अपग्रेडेड करने की कोई कोशिश वो छोटे छोटे क्षेत्रों में आए, ताकि बच्चे वो डिजिटल लाइब्रेरी हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि आप इस स्थान पर अभी हैं। सबसे पहले तो जैसे रिमोट एरियाज़ की अगर हम बात करें, वहाँ पे हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिसर होते हैं, स्किल और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ये काउंसलिंग के माध्यम से सभी जगहों पे जा के, जैसे हमारे कई सारे अधिकारी हैं जिन्होंने कई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, वो भी करते हैं। साथ ही हम बाहर के काउंसलर्स भी बुलाते हैं। इसमें काउंसलिंग का जो पार्ट है वो जो टीचर्स हैं वो भी गाइड करते हैं कि आप लोग को, जो छात्र हैं उनके, जैसे टीचर जो है इसको बहुत अच्छे से समझता है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जाना चाहता है, बायोलॉजी में जाना चाहता है, या आर्ट्स के साइड में उसका रुझान है। तो उसके आधार पे टीचर्स भी इसमें जो हमारे यहाँ टीचर्स 10th के कह लें, 12th के कह लें, डिग्री कॉलेजेस के कह लें, वो लोग भी गाइड कर रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं उनके माध्यम से भी काउंसलिंग का कार्य जो है वो किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जितने अधिकारी हैं, आपने देखा होगा वो विद्यालयों में निरीक्षण करने जाते रहते हैं, उनके माध्यम से भी ये प्रचार प्रसार जो है वो किया जाता है। और जैसा आपने कहा, एक गांव में एक डिमांड कह लें, उसको मांग कह लें, या हमारे लिए चुनौती कह लें, जो मैंने जनपद चंपावत में देखा है, सबसे अच्छी बात है, हाँ, हर जितने भी जनता दर्शन में मैं जाता हूँ या गांव में जाता हूँ, वहाँ बच्चों की एक मांग रहती है कि हमें रीडिंग रूम्स दिए जाएँ। ऐसे रीडिंग रूम्स जहाँ पे हम लोग रात्रि को पढ़ सकें। घर में कई बार डिस्ट्रैक्शन होता है, तो रात्रि को पढ़ने के लिए रीडिंग रूम्स मिल जाएं। और साथ ही जैसा आपने कहा कि उनके लिए वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटी मिल जाए, तो उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। इस पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ जगहों को आइडेंटिफाई भी किया है, जैसे पार्टी में अभी किया है, कतनई में किया है। इन जगहों पे हम लोग ज्ञान केंद्र के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री ज्ञान केंद्र के नाम से, यहाँ पे स्थानीय रूप में जनपद में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। और इसमें हमारा अभी वर्तमान का टारगेट है कि जितने भी इंटर कॉलेजेस हैं उन सभी में एक कमरा जो हो है वो डेडिकेटेड रहे, और वहाँ पे बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी सेटअप की जाए, जिसमें ऐसी पुस्तकें जो वहाँ के बच्चों की मांग है वो पुस्तकें रखी जाएं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी उसको लगाया जाए, और बच्चे वहाँ अपना फॉर्म भरना, पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें कर सकें। जनपद स्तर पे जो हमारी लाइब्रेरी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी है कि उसको और अच्छा किया जाए और बच्चों को और सुविधाएं दी जाए, तो उस पर कार्य चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं चंपावत मुख्यालय की बात करूँ, यहाँ की लाइब्रेरी जो है वो बहुत अच्छी चलती है। लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ इनरोल्ड हैं, और इसको और बढ़ाए जाने पर कार्य किया जा रहा है। टनकपुर में भी हमारी लाइब्रेरी चल रही है। तो ये जो मुहिम है ये गांव-गांव तक पहुँचे, उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ज्ञान केंद्र करके हमने जो अभियान चलाया है, इसको हम लोग अगले 5 से 6 माह में इसको सभी जगह पूर्ण करेंगे। इसमें जो परित्यक्त बिल्डिंग्स हैं,
जैसे कोई प्राथमिक स्कूल है या कोई अन्य गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जो यूज़ में नहीं है, उनको हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, उनको रिमॉडल कर रहे हैं, रिवैम्प कर रहे हैं और एक ऐसा वातावरण वहाँ पे देंगे जहाँ पे पढ़ाई लिखाई जो बच्चे जो करना चाह रहे हैं उस पर कार्य किया जाए। और जैसा आपने कहा कोचिंग्स के लिए वो भी व्यवस्था जो है ये की जाएगी। आखिरी सवाल सर, जैसे आपने खुद भी कहा कि जो सक्सेस रेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जाहिर है कि वो बहुत ही कम होगा, 1% लोग सिविल सर्विसेज में होते हैं और बाकी जो अन्य सर्विसेज हैं उसमें भी लेस देन 10% का ही। तो नाकामी की खतरे, नाकामी के अंदेशे ज़्यादा रहते हैं वो एप्लीकेंट और जो पोस्ट हैं उसके हिसाब से। जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो लोग उनके पास कोई प्लान भी नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेट ना हो। एक तो पहले कुछ वो अल्टरनेट आगे कैसे जिंदगी कर चलाएं। दूसरा, वो युवाओं की एक दिक्कत नशे को लेकर बहुत तेजी से पनप रही है, ये खतरे समाज के लिए भी है। और साथ में मोबाइल एडिक्शन भी अपने आप में एक नई तरह की चुनौती हो गया, जिसको लोग मान नहीं रहे हैं कि ये चैलेंज भी है। इन निगेटिव साइड से बचने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? चाहे नशा हो, चाहे मोबाइल एडिक्शन हो, और वो जो व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है वो कुछ समाज के लिए वो दूसरा कुछ करे, अपने लिए कुछ करे। देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर मैं जैसा आपको बताया सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसमें जो अभ्यर्थी मेंस तक जा रहे हैं या प्रीलिम्स में लिख रहे हैं, उनकी पढ़ाई के बाद जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनका पढ़ाई का जो पैमाना है वो व्यापक होता है। तो इन केस आप अगर इस परीक्षा में सफल नहीं भी हुए तो आप जो दूसरी परीक्षाएं हैं उसमें चांसेस एक तो ज़्यादा रहते हैं सफल होने के। दूसरा, अगर आप परीक्षाओं में सफल नहीं हो रहे, आपका चॉइस नहीं है, फिर भी आपको एक पूरे देश की आपको एक विजन आपको मिलता है तैयारी के समय में, चाहे आप अन्य किसी भी दूसरे भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक अच्छा विजन आपको मिल जाता है और उसके माध्यम से आप अन्य बहुत सारे फील्ड्स हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, सुदृढ़ है। सरकारी सेक्टर देखें तो उसमें फ्रैक्शन ही जो है एम्प्लॉयमेंट होती है। तो प्राइवेट सेक्टर का की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। पहले हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं थे, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं कह रहा था अभी, एंटरप्रेन्योरशिप के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, स्कोप है और इसमें गवर्नमेंट अब फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रही है। तो जो ऐसे युवा हैं उनके लिए कई संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और उसका जो डोमेन नॉलेज जो मैंने कहा, जो युवा ने या छात्र ने पढ़ाई करते समय जिसको जो अपने पास रखा है वो कहीं ना कहीं उनके उपयोग में हमेशा आएगा। दूसरा मुद्दा है नशा का। नशा खास करके जो ड्रग्स एडिक्शन है उस पर अभी तो आप देखेंगे जैसे राज्य सरकार काम कर रही है, ड्रग्स फ्री देवभूमि, नशा मुक्त भारत, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की एक बहुआयामी सोच और उस पर प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय लेवल पर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से काउंसलिंग करा रहे हैं। बच्चों की काउंसलिंग, टीचर्स को भी डाइट के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि ऐसी चुनौतियों के लिए वो तैयार रहें, काउंसलिंग प्रॉपर करें, उस पर भी काम किया जा रहा है। और सामाजिक रूप से भी इस पर काम जो है वो लगातार जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं उनके माध्यम से भी किया जा रहा है। तो बिहेवियरल चेंज पर काम चल रहा है जिसमें एक टीनेजर्स जो हैं टीनेज में इसको इस्तेमाल में ना लाए उस पर काम हो रहा है। साथ ही प्रचार प्रसार पर भी काम हो रहा है और इसके अलावा पीनल एक्शन में जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इस तरफ बच्चों को या छात्राओं को, युवाओं को जो ढकेल रहे हैं उस पर भी काम हो रहा है। और साथ ही इन बच्चों को जो कि किसी कारणवश ऐसे नशे के आदी हो गए, उनको इससे दूर करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं, स्थापित भी हैं। तो इस फ्रंट पर भी काम चल रहा है। और इससे भी जो आपने एक बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है वो है मोबाइल, जो है मोबाइल हो गया या आईटी हो गया या ये सब चीज़ों पे क्या कई एडिक्शन के संबंध में ये बहुत ही एक ऐसी परिस्थिति हो रही है जिससे एक तो मेंटल इश्यूज़, साथ ही हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें अभी खास करके टीनेजर में, यूथ में और जो हमारी अन्य पीढ़ियां हैं उसमें भी देखने को मिल रही हैं।
इसके बचाव के लिए यही है कि हमने अभी भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाई है, आईटी पॉलिसी है। साथ ही हम लोग किस प्रकार से ये ऐसे एडिक्शन को कम करें, उस पर भी नियम और कानून कायदे सभी कुछ बने हुए हैं। एक तो वो देखना, और इसमें सबसे ज़रूरी है आपका अपना जो है, जैसे हम लोग सफाई के लिए काम करते हैं, हमारे एक रेगुलर रूटीन में चीज़ें रहती हैं, तो आप कॉन्शियस रहें। अभी हमारे सब मोबाइल में ही ऐसे ऐप्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना हो रहा है। अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें। और दूसरा, काउंसलिंग की अगर आपको लगता है काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, आप जाएं काउंसलिंग के लिए। काउंसलर से भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग अपने लेवल पे जैसे टीचर्स हैं उनको बताना, और काउंसलर हमारे जो मेडिकल के यहाँ पे सीएमओ साहब हैं, अन्य लोग हैं, उनको भी इस पर लगातार बात जो है इसमें की जा रही है। और इसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेजर जो टीनेजर हैं उनसे इंटरेक्ट करता है। साथ ही माता पिता का भी, कि वो स्वयं भी स्क्रीन का जो टाइम है वो कम करें, और साथ ही बच्चों को भी इसमें बताएं। और हर मोबाइल फ़ोन में लॉक्स होते हैं, कौन से यूआरएल्स, मतलब कौन से आपको वेबसाइट को विज़िट करनी है, कौन से वेबसाइट को विज़िट नहीं करनी है, इसके संबंध में बताएं, समझाएं। और इसके एडिक्शन को कम करने के लिए, जैसे अगर कोई बच्चा इसको रोकें और टोकें, यही इसका उपाय है कि रोकना टोकना आवश्यक है। बहुत धन्यवाद। तो आपने सफलता के क्या रास्ते हो सकते हैं, सफलता कैसे पाई जा सकती है, क्या रणनीति हो सकती है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, और कामयाबी मेहनत करने के बाद नहीं भी मिल रही है तो रास्ते दूसरे भी है, ये अपने अनुभवों से बताया आईएएस मनीष कुमार साहब ने। उम्मीद ये करते हैं कि इस रास्ते को जो मंत्र दिए गए हैं उनको सीखेंगे, सुनेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी, एक अच्छे इंसान बनने के लिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए। बहुत बहुत